हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग के मैं ऑब्जर्वेशंस और काफ़ी सारे टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ। और ये टिप्स मैं ऑलमोस्ट 50 कॉपीज़ देखने के बाद दे रहा हूँ, और भी काफ़ी कॉपीज़ हैं जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट अब सब रिपीट सेम चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सेम सजेशंस 1-to-1 ईमेल पे जिन्होंने भी कॉपीज़ भेजी हैं उनको मैं दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि यार चलो कॉमन जो है वो सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जितने भी बच्चे दिसंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये गलतियां पता होनी चाहिए, उनको चैलेंजेस पता होने चाहिए। ठीक है, मतलब गेम समझो कि क्या है, और 60 अगर आपको लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या आपको लगेगा, क्या कॉमन गलतियां बच्चे कर रहे हैं और आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब पर्पस है। तो वीडियो पूरा देखें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और नोट करते जाना जो भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ यार ये मैं भी गलती कर सकता हूँ, या ये भी टिप है तो ये अच्छी है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आप नोटिंग कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो लाइक कर दें। आपके लाइक से मैं पर्टिकुलरली जज करता हूँ कि मुझे क्या चीज़ों पे वीडियोस बनाने चाहिए, किसके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, रिस्पॉन्स से ही डिसाइड होता है। तो काफ़ी बच्चे ना कंप्लेन करते हैं कि सर आप इसके लिए बना नहीं रहे हो। अरे आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। रिस्पॉन्स से फर्क पड़ता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। रिस्पॉन्स जैसा आता है वैसे ही एफर्ट्स होते हैं और ये नेचुरल है। तो अगर आप रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आपके नंबर ऑफ लाइक्स अच्छे दिखेंगे, तो मैं कॉर्पोरेट फंडिंग पे भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, काफ़ी सारे गाइडेंस और टिप्स आपको देते रहूंगा, और कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई में भी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि पेपर टफ था। ठीक है, टू स्कोर 60 मार्क्स, जून 23 का जो पेपर था, आई फील कि वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, बच्चा इतनी आसानी से तो 60 उसमें नहीं ला सकता था। रीजंस बीइंग, पहला ही क्वेश्चन बाउंसर, पहला ही क्वेश्चन 15 मार्क का बाउंसर। ठीक है, मैं सब एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को तो सब आता है, मैं तो ये सब पढ़ा चुका हूं, मेरे को सब आता है, मैं कर सकता हूं। मैं उस एंगल से नहीं बताऊंगा कि मैं बेस्ट हूं, मुझे सब आता है। ठीक है, वो सब पोर्ट्रेल मैं नहीं करता हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट का जो कवरेज होता है, एवरेज स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, एवरेज स्टूडेंट जितना टाइम दे पाता है, मैं उसके हिसाब से सब आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। मेरा जो भी डिस्कशन है इट्स फॉर एवरेज स्टूडेंट। एवरेज से भी नीचे लोग होते हैं और एवरेज से कुछ लोग ऊपर होंगे, उनको थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि यार सर कुछ गलत बोल रहे हैं, हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो या तो आप एवरेज के नीचे हो या तो आप एवरेज के ऊपर हो। ठीक है, तो एवरेज वालों को सब लगेगा, रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो मैंने देखा कि बच्चे पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है सॉरी, बच्चे हार्डली, मैंने देखा जून 23 के पर्टिकुलर पेपर की बात कर रहा हूं, बच्चों ने एवरेज 70 से लेके 75 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व किया है बस। अब अगर आप कहोगे कि यार मैं 70, 75 या 80 का सॉल्व करूंगा और उसमें से मेरे को 60 आ जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। चेकिंग कैसी भी रहे, मैं कह रहा हूं चेकिंग अच्छी भी रहे, स्टिल इट इज डिफिकल्ट, आए ख्याल में। तो अगर आप सिर्फ 70, 75 का सॉल्व कर रहे हो तो आई डोंट थिंक रिटन पेपर्स में आप 60 प्लस एक्सपेक्ट करो, अनलेस, वही कह रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। एवरेज बच्चा 75 में से 60 नहीं ले सकता। आप हजारों में से कुछ हो, एक्सेप्शनल हो, हर चीज परफेक्टली लिख के आ गए हो तो हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। तो आप अपने आप को पहले समझ लो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप जज करो अपने आप को। तो मुझे लगता है पेपर ही सॉल्व नहीं हो पाया है। अब क्या रीजन है कि बच्चा 70 to 75 सॉल्व कर पा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि यहां कोई टाइमिंग की दिक्कत है कि पेपर छूट गया, मुझे नहीं लगता कि फंडिंग के पेपर में ऐसा कुछ होता है, एम्पल ऑफ टाइम होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी का पेपर टाइम या स्पीड की वजह से छूट जाता होगा, बहुत ही रेयर होगा वो। मैक्सिमम बच्चों का पेपर इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा है
क्योंकि काफी क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, काफी टफ आ रहे हैं, अंदर अंदर के आ रहे हैं, या कुछ बियॉन्ड मॉड्यूल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फैक्टरिंग का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्टरिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं दिए हैं स्टडी मटेरियल में, कुछ भी नहीं दिया है, न फॉर्मूला दिया है, न कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। फिर इफेक्टिव यील्ड आया था, इफेक्टिव यील्ड वो भी फॉर्मूला स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो बच्चा सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ रहा है या स्टडी मटेरियल को ही रेफर कर रहा है, उसके लिए काफी काफी डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना। आए ख्याल में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 75 मार्क का पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो, जो 25 मार्क का पेपर आपका रह जा रहा है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ नंबर 1 लेस कवरेज। आपका कवरेज ही कम है। और जेन्युइनली मैं कह रहा हूं, हर बार इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होती है, बच्चों की भी गलती है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है? तो कवरेज आप बढ़ाइए। मैं सिंपथाइज कर सकता हूं आपके साथ अगर मॉड्यूल के बाहर आ रहा है तो, जो कि आ रहा है, ठीक है? हर आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, एकाध क्वेश्चन आता है इधर उधर का, बहुत रेयर आ जाता है, बट स्टिल मुझे लगता है चलो 90 मार्क्स का तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? 90 के नीचे आप हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। एकाध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 5 या 10 मार्क मुझे लगता है कि यस आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे काफी बच्चे जो 60 के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं बिकॉज उनका मॉड्यूल 3 का एग्रीगेट नहीं निकल रहा है। मेरे ही काफी बच्चे हैं 50 to 55 फंडिंग में आ जाते हैं, बट अदर पेपर्स में उनके नहीं आ पा रहे, और वो एग्रीगेट में हमेशा फेल हो रहे हैं, और फंडिंग में उनके 60 प्लस भी नहीं आ पा रहे। तो वो बहुत अटेम्प्ट से लटके हुए हैं, बहुत अटेम्प्ट से, ठीक है? तो वो उनको भी मैं यहां पे एड्रेस करने वाला हूं, ठीक है? तो 90 मार्क्स का मैं कह रहा हूं, अगर आपने आईसीएसआई का पूरा चप्पा चप्पा स्टडी मटेरियल कवर कर लिया, अगर आपने आईसीएसआई का पूरा सप्लीमेंट कवर कर लिया है, तो मुझे लगता है 90 मार्क्स का पेपर तो आप आराम से अपीयर कर सकते हो। 5 या 10 मार्क के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंस्टीट्यूट का जो बेसिक मटेरियल है, स्टडी मटेरियल और सप्लीमेंट, इसके भी बाहर का आता है। एक आध क्वेश्चन या मैक्सिमम मैं कहता हूं 2 क्वेश्चन आते होंगे। तो 90 मार्क्स की मैं कह रहा हूं आप जिम्मेदारी ले लो। 10 मार्क के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? खासकर जो लेटेस्ट आईसीएसआई का सर्कुलर था, उसका जो स्कोप था, मुझे नहीं लगता एक एवरेज बच्चा इतना सारा पढ़ पाएगा। आप लेटेस्ट जजमेंट्स, आईसीएसआई का चार्टर्ड सेक्रेटरी, ये वो सब इतना सारा आप नहीं पढ़ पाओगे। एक आध बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है, आखिरी में अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए तो वैसे भी चीजें आधे से ज्यादा तो उड़ जाती हैं। तो ये चीजें एक आध बार तो आप पढ़ लोगे, बट रिकॉल होगा क्या पेपर में, दैट इज वेरी डाउटफुल, बिकॉज आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा चीजों को रिवाइज करने के लिए। ये बहुत बड़ा इशू है जो इंस्टीट्यूट को शायद समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर है क्या? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चलो आप ताकत लगाओ, आप ताकत लगाओ। आईसीएसआई का एटलीस्ट स्टडी मटेरियल मैक्सिमम पूरा का पूरा कोशिश करो कवर करने का, आईसीएसआई का सप्लीमेंट कवर करो। मुझे लगता है आप 90 मार्क्स का पेपर अपीयर कर लोगे, ठीक है? और अब अगर मैं कहूं कि अगर किसी बच्चे ने 90 मार्क्स का पेपर अच्छे से सॉल्व किया है, तो भाई 60 के चांसेस बहुत ज्यादा है, 60 के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो अगर आपको 60 का आपका टारगेट है, आप 90 से कम सॉल्व नहीं कर सकते। 90 मार्क्स और अबव का ही आपको पेपर आंसर करना पड़ेगा, तो जाके आप कंफर्टेबली 60 या अबव आप ले लोगे, ठीक है? तो ये मेरा इसमें आपका सजेशन क्या है? ट्राई टू कवर आईसीएसआई स्टडी मैट एंड सप्लीमेंट, ठीक है? स्टडी मटेरियल एंड सप्लीमेंट, क्लियर है? रिपीटर्स एटलीस्ट ये कर लेंगे, क्योंकि वो काफी बार सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? उनको कुछ वैसे भी नया पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाना चाहिए। यस, ये भी एक प्रॉब्लम है कि मटेरियल पूरा अपडेटेड नहीं है फॉर दिसंबर 23, बट ठीक है, चैलेंजेस हैं, वही कह रहा हूं, चैलेंजेस बहुत हैं, कोई समझता नहीं है आपके चैलेंजेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट जितना है मैं चाहता हूं आप करो, ठीक है? सप्लीमेंट को साथ में लेके पढ़ो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल आप कवर कर लो, ठीक है? तो ये पहला टिप है, आपको 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? 90 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। अगर आप 70-75 का ही सॉल्व करते हो
तो आप 25 से 35 उस रेंज में ही आपके मार्किंग नॉर्मली आते हैं एवरेज स्टूडेंट के, ठीक है। और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, सब बहुत डिटेल में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे, इसलिए कह रहा हूं वीडियो पूरा देख लेना। चलो, सेकंड है, काफी बच्चों का मैंने देखा हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं थी। इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा हुआ है आईसीएसआई में आंसर शीट में कि हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, नहीं है तो मार्क्स कट हो सकते हैं। तो काफी मैंने जितनी भी कॉपीज देखी हैं, इवन एग्जीक्यूटिव की भी देखी है, मतलब है एक्सेप्शनल दो चार बच्चे ऐसे थे जिनकी हैंडराइटिंग लेजिबल ही नहीं है। और गॉड नोस कि अब हैंडराइटिंग कोई इस उम्र में बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो आई फील फॉर देम कि यार अब वो क्या करेंगे, हैंडराइटिंग इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। और अगर हैंडराइटिंग लेजिबल ही नहीं है तो मुझे लगता है चेकर की भी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं, चेकर की भी गलती नहीं है, वो समझना बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूं, मैंने ट्राई किया इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं एक पूरी कॉपी चेक करूं जो लेजिबल नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये अंदाजा लगाना, प्रॉब्लम क्या है ना, जब आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है, हमको अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है, जिनकी दो चार बच्चों की नहीं थी, मैंने जिनको 1 to 1 बताया था उनको मैंने साफ साफ लिख के दिया है, ठीक है। जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं साफ बताता हूं, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। अब वो कर पाएंगे तुम नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी बात है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताऊं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, बच्चा मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, पर उसको अगर प्रॉब्लम कहाँ है वो ही नहीं पता है, वो गलत जगह मेहनत कर रहा है, तो ये भी डिसरिस्पेक्ट है उनके एफर्ट्स की। इसीलिए कह रहा हूं, काफी बच्चों की हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है। प्लीज डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट लिखो, हैंडराइटिंग को हल्का हल्का चेंज करो, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है और चेकर मुझे मार्क्स दे देगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं डेली एटलीस्ट, मैं वही कह रहा हूं, आपके तरफ से आप एफर्ट लो, आपके तरफ से आप एफर्ट लो, बस मैं ये चाहता हूं बच्चे अपने तरफ से पूरा एफर्ट लें और फिर जो होगा वो होगा, ठीक है। बट आप एफर्ट लो, डेली 10-15 मिनट्स लिखो, धीरे लिखो, अभी स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, अभी लिखना है ताकि समझ में आ रही है कि हैंडराइटिंग, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। ग्रेजुअली स्पीड भी आ जाती है, ग्रेजुअली आ जाती है, उसकी आप टेंशन मत लो। बट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एकाध आंसर अगर आप डेली बेसिस पे लिखोगे तो एटलीस्ट थिंग्स विल इंप्रूव, ठीक है। और वो इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जिनकी भी हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है, प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड, ठीक है। फिर है कि ये भी मैं सरप्राइज था, मतलब एग्जीक्यूटिव वालों को मैं डांट नहीं पाया, ठीक है, बट प्रोफेशनल वालों पे मेरा बहुत गुस्सा फूटता है कि आप इजी क्वेश्चन में भी 5 में से 2 ले रहे हो, तो फिर आप कैसे 60 ले पाओगे। इजी क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सर इजी क्वेश्चन, जो बहुत ही बेसिक लेवल का है, जो हो सकता है एग्जीक्यूटिव लेवल का हो, जो हो सकता है पास्ट में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन में भी मैं देख रहा हूं 5 में से 2, ये कैसी प्रिपरेशन है भाई, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसको बिल्कुल आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी रिपीट क्वेश्चन में बच्चों को 5 में से 2 है। तो सोचो, मतलब आप कैसे, क्या बेसिस पे पास होने के सपने देख रहे हो, या आप क्या बेसिस पे 60 मार्क्स क्रॉस करने के सपने देख रहे हो। तो आई थिंक आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। फुल टॉस पे भी आप सिंगल ले रहे हो, सोच के देखो, क्रिकेट देख रहे हो, अगर आप फुल टॉस आई है और किसी ने सिंगल लिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि भाई तू फुल टॉस पे भी छक्का नहीं मारेगा तो कब मारेगा, यॉर्कर पे छक्का मारेगा क्या बाकी। ये वही सिचुएशन है। इजी क्वेश्चन एक फुल टॉस है, उस पे छक्का ही मारना चाहिए या एटलीस्ट चौका मारना चाहिए। तो 5 में से 4 एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 5 में से 5 वाले भी मैं अनरियलिस्टिक आपको टारगेट्स नहीं देना चाहता, बट एटलीस्ट 5 में से 4, 5 में से 3.5, इस रेंज में आपको इजी क्वेश्चंस में या रिपीट क्वेश्चंस में एटलीस्ट मिलने चाहिए, तभी तो आप 60 तक पहुंचोगे ना। आए को समझ में, तो ध्यान देना है। इजी क्वेश्चन या रिपीट क्वेश्चन जो है एकाध रिपीट भी होता है। आप देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, 1, 2 या 3 इस रेंज में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफी रिपीट भी होते हैं,
और वैसा भी अगर आप 5 में से 2 लोगे तो यार थोड़ा, ठीक है, मुझे बुरा लगा। प्रोफेशनल लेवल पे बहुत मतलब बुरा लगता है कि बच्चे ऐसे कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, फुल टॉस है, इसको आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव लेवल के टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी हैं, कंसेप्चुअली भी इजी हैं, याद रखना भी इजी है। तो मुझे लगता है उसको आपको ज्यादा रिविजन्स करनी चाहिए। ज्यादा रिविजन्स की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बहुत ही वेग आंसर लिख रहे हो, बहुत ही वेग आंसर लिख रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जून पेपर में अभी एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल प्राइसिंग पे। डिफरेंशियल प्राइसिंग एग्जीक्यूटिव लेवल का टॉपिक है, आईसीडीआर का। डिफरेंशियल प्राइसिंग इतना चिल्लर क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें भी बच्चों को 2-2 मार्क ही मिले। सोच के देखो, जब इतना लॉलीपॉप आपको क्वेश्चन मिल रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार 5 में से 4 तो आने चाहिए बच्चे के, बट उसमें भी 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 2, मैक्सिमम बच्चों को इतने इजी क्वेश्चन में भी 5 में से 2 ही थे। और जब मैंने पूरा पूरा आंसर पढ़ा तो एक्चुअली 2 मार्क का ही डिजर्व करते हैं। बहुत ही वेग प्रोविजंस उन्होंने लिखे हैं, जेनेरिक प्रोविजंस। गिन के 5 या 6 पॉइंट है उसमें, आप एक्यूरेटली लिख सकते थे क्योंकि वो इजी टॉपिक है, उसको 2-3 बार पढ़ लेते तो आप एक्यूरेटली पूरा लिख के आ सकते हो। तो थोड़ा मुझे मतलब बुरा लगा, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कम से कम 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं या बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, तो ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में बिकॉज क्वेश्चन टफ आ गए तो उसमें 5 में से 1 मिलता है, 5 में से 0 मिलता है, तो ये आप कवर कहां से करोगे? इन्हीं क्वेश्चन से तो कवर होता है ना। एवरेज रन रेट इसी से तो बनता है। आप क्या कर रहे हो पता है? टफ में भी 5 में से 1 ले रहे हो, इजी में भी 5 में से 2 ले रहे हो। अरे तो आप 40 कैसे क्रॉस करोगे? पूरा पेपर भी आप सॉल्व कर लोगे ना, तो भी 40 क्रॉस नहीं हो पाएगा आपका। तो सोच के देखो, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। 5 में से 2 यानी क्या है? 40%। सब में अगर आपको 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 2 मिल गए तो भी आपका स्कोर 40 ही होगा ना। तो आप 60 कैसे जाओगे? 50 कैसे क्रॉस करोगे? तो ये बैलेंसिंग का गेम है। जितने क्वेश्चंस में आपको 5 में से 1 मिल रहा है या 5 में से 2 मिल रहा है, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको 5 में से 3, 5 में से 4 या एक आध दो में 5 में से 5 भी आने चाहिए, तभी एवरेज बनेगा। को समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, तो ज्यादा रिविजन्स करो। हर चैप्टर में जो मलाई वाले हैं, इजी टॉपिक्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा रिवीजन दो, ताकि अगर उनमें से एक आध दो जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर उस पर आए तो आपको 5 में से 4 आने चाहिए, एक्यूरेट आंसर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, चलो फिर जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि सप्लीमेंट पूरा आपको कवर करना है। एक आध क्वेश्चन में देख रहा हूं कि एक आध या 2 क्वेश्चंस सप्लीमेंट पे भी आ रहे हैं। यस, ठीक है, फाइनल लेवल पे आ रहे हैं। सप्लीमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक जून 23 में आई थिंक 2 क्वेश्चन तो स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आ गए थे, एक एआईएफ के सर्कुलर पे आ गया था। तो आई थिंक आए थे अमेंडमेंट बेस्ड या सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सप्लीमेंट पूरा अच्छे से कवर करके जाओ। एक आध या 2 क्वेश्चन उसमें से भी आ रहे हैं, तो आप अच्छे से कवर करके जाइए। ठीक है, फिर है काफी क्वेश्चंस में आंसर पढ़ के मुझे ये लगा कि यार कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है बच्चे को। मतलब कुछ कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आईसीडीआर बेस्ड कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, स्वेट इक्विटी या ईसॉप पे कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आ गए थे, कंसेप्चुअल थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। अजबा पे आया था, तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लोगों ने गलत लिखे हैं। मतलब पढ़ा हुआ आ रहा है, स्टिल आप गलत लिख रहे हो। सोच के देखो, इसमें आपकी गलती है, इसमें तो आप ही की गलती है ना, इसमें कहां इंस्टीट्यूट की गलती है। तो इसीलिए कह रहा हूं आप अपनी गलतियां देखो, उसको सुधारो, इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी प्लेसेस पे मिसिंग थी, काफी जगह गलत प्रोविजंस, कंसेप्चुअली गलत प्रोविजंस बच्चों ने लिखे हुए हैं। इवन मैं आपको बता नहीं सकता, अजबा का फुल फॉर्म भी काफी लोगों ने गलत लिखा है। अब बताओ प्रोफेशनल लेवल पे अगर कोई बच्चा अजबा का फुल फॉर्म गलत लिखेगा तो हाउ विल यू जस्टिफाई इट? हाउ विल यू जस्टिफाई इट? इट इज नॉट जस्टिफाइबल। एग्जीक्यूटिव लेवल का वो कंसेप्ट है अजबा,
अगर वो आ रहा है तो आपको तो मतलब छक्का मारना चाहिए, पर उसमें भी बच्चों ने पहली पहली लाइन लिखी है असबा का फुल फॉर्म, और वही गलत है। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा चेकर पे। जिसको असबा का फुल फॉर्म ठीक से नहीं आता वो क्या प्रोविजंस लिख पाएगा, सोच के देख लो। चेकर को तो जजमेंट लेने पड़ते हैं ना बच्चे का, पेपर से ही आपको इवेल्युएट किया जाएगा, पर्सनली तो आपको कोई जानता नहीं है, जो आप लिखोगे उसी से आपका जजमेंट बनता है। तो सोचो क्या जजमेंट बनेगा। तो बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ठीक है, सीरियसली लो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे वर्क करो। जितना भी एटलीस्ट आप पढ़ के जा रहे हो उतना आपको कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए, ताकि आप कंसेप्चुअली सही चीजें लिख के आओ, आए ख्याल में। और इसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ग्रामर मिस्टेक्स करते हो तो कहीं ना कहीं वो उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल जाता है। ग्रामेटिकल एरर्स की वजह से आप क्या कहना चाहते हो वो प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं हो पाता, और प्रोफेशनल लेवल पे ये बहुत मैटर करता है। आईसीएसआई या जो भी चेकर है, मुझे लगता है ये बहुत मैटर करता है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें लिखो। लैंग्वेज कोई भी हो, वर्ड्स वो कैप थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इट शुड बी करेक्ट। पढ़ के जो सही प्रोविजन है, जो वो कहना चाहती है, आपका भी सेंटेंस पढ़ के वैसा ही इंटरप्रिटेशन बनना चाहिए। अगर आप ग्रामेटिकल एरर की वजह से आपका मीनिंग ही बदल रहा है तो फिर वहां पे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश ग्रामर पे स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। फिर एक और है कि केस स्टडीज कुछ कुछ आती हैं, स्पेशली आईसीडीआर, एलओडीआर से काफी ज्यादा केस स्टडीज आ रही हैं। इजी चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन अब नहीं आ रहे, ठीक है। तो आईसीडीआर, एलओडीआर, स्वेट इक्विटी, बहुत जगह से केस स्टडी पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। और बिलीव मी, जितने भी मैंने कॉपीज देखे ना, सबसे ज्यादा स्कोरिंग मुझे एक्चुअली केस स्टडी दिख रही है। मतलब जितने भी बच्चों को 5 में से 5 मिले हैं ना, वो सारे केस स्टडी ही थे, सारे के सारे केस स्टडी थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत रेयर था किसी को 5 में से 5 मिले हो। नॉर्मल जो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स या डायरेक्ट वाले हैं उसमें भी आउट ऑफ बहुत कम मिलते हैं। 3 वाला कुछ है, 3 या 4 मार्क का है तो उसमें 3-4 मिल जाते हैं, बट 5 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं किसी को भी 5 में से 5 ऐसा मिलता नहीं है। मैक्सिमम 5 में से 5 वाले जो आंसर थे वो सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही थे। मतलब वो स्कोरिंग है। अगर आपने अच्छे से माइन्यूटली बारीकी से पढ़ाई की है और आप अच्छे से लिख के आ रहे हो तो आपको 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। मतलब ये स्कोरिंग है, सब्जेक्ट टू योर कवरेज, ठीक है। तो केस स्टडीज आती हैं एलओडीआर, आईसीडीआर से, तो आपको प्लीज स्मॉल स्मॉल जो सिचुएशंस हैं वो आपको कवर करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बारीकियों पे क्वेश्चन आता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है केस स्टडी का, कि आपने वो बारीकी कवर की या नहीं की। नहीं की तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, और बारीक क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आओगे 0 ही मिलेगा। जो टू द पॉइंट केस स्टडी का क्वेश्चन होता है ना, उसमें जेनेरिक आंसर बर्दाश्त नहीं होता। अगर डायरेक्ट शॉर्ट नोट है, आप इधर उधर की बातें लिख सकते हो, स्टिल आधा एक मार्क थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट केस स्टडी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो पूछा है एग्जैक्ट सेम आंसर या सिमिलर आंसर आपको लगेगा। दूसरा एक और मुझे, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, पढ़ते पढ़ते ही आपको करना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते जब भी आप एलओडीआर पढ़ रहे हो, आप आईसीडीआर पढ़ रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लॉ कहां कहां कुछ सिचुएशन में क्या होना चाहिए वो बता रहा है। पढ़ते पढ़ते ख्याल में आ जाता है ना, हाँ भाई ये सिचुएशन स्पेसिफिक लाइन है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि यार ये छोटी छोटी सिचुएशंस है, कहां क्या कर सकते हैं, कहां क्या नहीं कर सकते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ये सारे क्वेश्चंस पे ही केस स्टडीज आती हैं। तो पढ़ते पढ़ते बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ें, ठीक है। और फिर लास्ट जो मैंने देखा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर में उन्होंने कुछ अलग ही लिख दिया है। मतलब वो क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन किया है उन्होंने, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो प्रॉपरली जज नहीं कर पाए। बहुत ही रेयर था बट था, कुछ बच्चों का मैंने देखा है। और वहां एक आध में कमेंट में, मतलब चेकर ने भी कमेंट लिखा था जो कि बहुत रेयर था। चेकर के कमेंट्स कहीं भी नहीं है, लेकिन एक दो पेपर में मुझे दिखे हैं, एक दो पेपर में चेकर ने कमेंट्स लिखे कि दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ऐसा। भाई आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो सीधे 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन ही कुछ और पूछा जा रहा है, आप कुछ और ही जवाब दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि सीधे आपको 0 मिल जाता है, तो फिर आपके 60 के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। आपको मैं कह रहा हूं 0 मिलना ही नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन में। एक आध दो मैं वही कह रहा हूं, बस 90 मार्क्स का अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना,
तो 90 में जितने आप सॉल्व कर रहे हो, एक में भी जीरो अफोर्ड नहीं कर सकते आप। अगर एक में किसी में भी 2-3 में जीरो मिल जाता है तो फिर आप 60 उतना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस थे। तो टिप्स को अगर मैं समराइज करूं तो नंबर 1 कवरेज। ठीक है, देयर इज अ जेन्युइन इशू ऑफ कवरेज। आपको पूरा आईसीएसआई मटेरियल कवर करना पड़ेगा और सप्लीमेंट भी कवर करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर ये दो आप कवर करके जाते हो, आप आसानी से 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लोगे। सेकेंड इज कि आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है। हैंड राइटिंग के लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रेजुअली आपको हैंड राइटिंग सुधारनी पड़ेगी ताकि वो एटलीस्ट लेजिबल रहे। इंप्रेसिव नहीं रहे तो भी चलता है, एटलीस्ट इट शुड बी लेजिबल, रीडेबल होनी चाहिए। फिर है कि इजी क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ताकि आप एक्यूरेट आंसर्स लिख पाओ और 5 में से 5 या 5 में से 4 आप ले पाओ, उस पर 6 ही जाना चाहिए। फिर एक है कि क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ो, वो क्या पूछ रहा है आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। और फिर है कि केस स्टडी बेस्ड जो सिचुएशंस होती हैं उसको माइन्यूटली कवर करें, किसके लिए क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, पढ़ते पढ़ते बहुत क्लैरिटी से आपको वो चीज़ें करनी है, हाईलाइट करनी है। एक और चीज़ है कि यार जबरदस्ती की अंडरलाइनिंग मत करो। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी अंडरलाइनिंग। लोग 4-4 5-5 लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, ये क्या पर्पस है इसका? 5-5 लाइन कोई अंडरलाइन करता है क्या? कुछ बच्चों ने रेगुलेशन का नंबर लिख दिया था तो पूरा रेगुलेशन नंबर, फिर पूरी उसकी जो पूरा फुल फॉर्म, पूरा रेगुलेशन का नाम है वो भी अंडरलाइन कर लिया। जरूरत ही नहीं है, रेगुलेशन का नाम क्यों अंडरलाइन करना है आपको? कोई पर्पस ही नहीं है उसका। अंडरलाइनिंग कहां जेन्युइनली अच्छी लगती है, जैसे मुझे 1-2 जगह लगी कि जेन्युइनली वहां होना चाहिए। जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सपोज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि भाई ये अलाउड है नहीं अलाउड है, एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है, तो वहां जो पंच वर्ड्स हैं, एलिजिबल है नहीं है, नॉट एलिजिबल, ये सारे वर्ड्स आपको हाईलाइट करने चाहिए। जो फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल क्या बोल सकते हैं, फाइनल जो आपका जो एंड आंसर है, वो जो आप बता रहे हो, क्वेश्चन में अगर पूछा है बताओ ऐसा हो सकता है क्या, तो जो आप फाइनल लिख रहे हो, हाँ ऐसा हो सकता है, वो आप अंडरलाइन करो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका फाइनल आंसर जो है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, वो जेन्युइनली अच्छा लगता है, जरूरी है। बट फालतू चीजें कुछ भी हाईलाइट कर रहे हैं लोग और बहुत ही गंदा दिखता है वो, तो जबरदस्ती अंडरलाइनिंग प्लीज अवॉइड करो। ठीक है, और एक बच्चे का, मैंने एक ही बच्चे का देखा था कि जैसे हम बोर्ड नोट ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग पे भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि ये ड्राफ्ट करके बोर्ड नोट में ये सब बताओ, बोनस इशू का ये करो, एक आध 2-3 बार आ चुका है। तो उसमें हम एक टिपिकल बोर्ड नोट का फॉर्मेट करते हैं, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिस कंपनी, फिर सब्जेक्ट, फिर ये फिर वो। तो ये जो लेटर फॉर्मेट या बोर्ड नोट फॉर्मेट होता है, एक बच्चे ने हर आंसर में यही फॉर्मेट लिखा था, सब में। क्या पर्पज है इसका? भाई चलो एडवाइज द बोर्ड या कुछ ऐसा कुछ हो तो मैं चलो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा कि ठीक है यहां ऐसा कर सकते हो। बट प्लेन क्वेश्चंस हैं, उसमें भी ये सब ऐसा फॉर्मेट डाला जा रहा है, कोई मतलब नहीं है ना, टाइम वेस्ट होता है ना। देखो टू ये सब लिखना, सब्जेक्ट अलग से लिखना, क्या पर्पज है इसका? तो ये भी आप अवॉइड करो। ठीक है, सिर्फ बोर्ड नोट या कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा गया है, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे, आई होप आपने नोट किया होगा और आई होप आप कुछ ना कुछ आपने लर्निंग इससे ली होगी। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। काफ़ी सारे मैं गाइडेंस और टिप्स आपको फंडिंग के लिए देते रहूँगा, आपके जो भी चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, सप्लीमेंट भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अमेंडमेंट्स पूरे मैं पढ़ाऊँगा फॉर December 23, और जो जून का पेपर था वो भी, जो केस स्टडीज़ या जो मुझे रेलेवेंट लगेगा वो भी मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें भी मैं आपको 1-to-1 बताऊंगा कि देखो ऐसा क्वेश्चन है तो कैसा आंसर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।